ये एक यूनिट सर्कल है और मेरे हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। अब पिछली कुछ वीडियोस में हमने इस टूल को यूज़ करके कुछ स्पेशल एंगल्स के रेशियोज निकालने की कोशिश की है। कैसे निकाले हमने रेशियोज? हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे हैं और इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हमने कॉस और साइन निकालने सीखे हैं। इनके एक्स कोऑर्डिनेट हो जाते हैं कॉस और इनके वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं साइन। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले हैं, इसके लिए हमने सिमेट्री यूज़ की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी कि इसके पॉइंट अगर पता है तो इसके पॉइंट्स निकालना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि लेंथ सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अलग है। हम बोल सकते हैं अगर √3/2 यूनिट्स राइट में चल के हम यहाँ पहुँचते हैं तो -√3/2 यूनिट चलना होगा, यानी कि √3/2 लेफ्ट में चलना होगा इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। इसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स और इन 6 के लिए ये नीचे 6 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह से इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने बची हुई 9 वैल्यूज़ भी निकालनी सीखी है। अब समय है बात को आगे बढ़ाने का। अब सिर्फ कुछ पॉइंट्स के लिए नहीं, हम सारे पॉइंट्स के लिए कॉस और साइन निकालेंगे। इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स के लिए कॉस की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार कॉस की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इन सारे पॉइंट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बात बराबर है, चाहे इन्हें एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलो या इनकी कॉस की वैल्यूज़ बोलो, सेम ही है। एक बार वीडियो पॉज करके पैटर्न देखने की कोशिश करो। जब हम इस यूनिट सर्कल पे चलते हैं तो कॉस की वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा होता है। ओके, साथ में देखते हैं। अब कॉस एक्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो घटेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कितने दूर हैं हम वाई एक्सिस से। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो वैल्यू 1 से घट के 0 बन रही है। और इन वैल्यूज़ को भी हम देख सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हुई है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू घटती है। सेकंड में क्या होता है? सेकंड में वैल्यू आती है 0 से -1 तक। 0 से -1 यानी कि वैल्यू और घट रही है, तो सेकंड में भी घट रही है। थर्ड और फोर्थ में क्या हो रहा है? थर्ड में वैल्यू -1 से 0 तक जा रही है। अब -1 छोटा है 0 से, यानी कि थर्ड में वैल्यू इंक्रीज होती है। और फोर्थ में 0 से 1 तक जा रही है, यानी कि फोर्थ में भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि cos x की वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट, जब हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं मूव करना तो घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, और ये साइकिल चलती रहती है। तो अब इसको यूज़ करके cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। चलो साथ में करते हैं। इस एक्सिस पे रखते हैं एंगल्स और इस एक्सिस पे रखते हैं cos की वैल्यू फॉर दीज एंगल्स। कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट्स डाल दिए। ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स हो गए। अब cos की वैल्यू, ये मैक्सिमम जाएगी 1 और मिनिमम जाएगी -1, तो मार्क कर देते हैं 1 और -1। अब अगर हम ट्रेंड को देखें तो पहले 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू घटती है, फिर अगले 2 में वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी एंड सो ऑन, ये साइकिल चलती रहेगी। अब कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। 0 पे वैल्यू है 1, π/2 पे है 0 और पाई पे है -1। वैल्यू घट रही है। अब वैल्यू बढ़ेगी। 3π/2 पे वैल्यू होती है 0 और 2π पे वैल्यू होती है 1। तो वैल्यू पहले घटी और फिर बढ़ी। अब क्या है, स्ट्रेट लाइन में घटेगी, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी? सोचो इसके बारे में। वेल, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कर्व्ड लाइन होगी। और इसको प्रूव करने के लिए हम सिर्फ एक पॉइंट डाल सकते हैं। एक वैल्यू लेते हैं हाफ। अब कॉस की वैल्यू हाफ किस एंगल पे होती है? कॉस हाफ होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से एकदम बीच में से नहीं जा रही है, ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। अगर एकदम बीच में से जा रही होती तो कॉस हाफ आ जाता π/4 पे, जो कि π/2 का हाफ है। बट ये वैल्यू π/4 पे नहीं, π/3 पे है। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे अगर दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। तीसरे क्वाड्रेंट में वैल्यू ऊपर जाएगी और चौथे में और ऊपर। तो ये ग्राफ हो गया पहले 4 क्वाड्रेंट में cos x का। ऐसे ही ग्राफ आगे बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ी है फिर घटेगी, और यहाँ घट रही है तो यानी कि ये बढ़ के आई है। इनकी वैल्यू अगर एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा होगा और यहाँ कहीं नीचे से ऊपर तक आ रहा होगा। तो ये ग्राफ हो गया cos x का। इसको देख के क्या हम इसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं? लिख लेते हैं। डोमेन होती हैं वो वैल्यूज़ जो cos x में इनपुट कर सकते हैं,
तो ऐसी कोई वैल्यू है जो हम इनपुट नहीं कर सकते? नहीं, हर रियल वैल्यू के लिए कोई ना कोई आउटपुट आएगा। हर पॉइंट जो सर्कल पे है उसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही। तो डोमेन हो जाती है आर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज वो वैल्यूज हैं जो कॉस एक्स आउटपुट देगा। कौन सी वैल्यूज कॉस देगा? सारी वैल्यूज तो नहीं देगा। अगर ग्राफ में देखें तो ब्लैक ब्लैक बीच में कलर है, यानी कि कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, ना 1 के ऊपर जा रही है ना -1 के नीचे। तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 to 1। इसमें -1 और 1 दोनों इंक्लूड होंगे, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है। तो कॉस की डोमेन आ गई, कॉस की रेंज आ गई, कॉस का एक सुंदर सा ग्राफ आ गया। अब जब कॉस का ग्राफ आ गया तो हम कॉस के रेसिप्रोकल का ग्राफ भी बना सकते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इस ग्राफ को यूज करके एक बार सेक एक्स का ग्राफ भी प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। प्रोसेस सेम है, पहले कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ट्रेंड देखेंगे, फिर उन्हें ज्वाइन करके पूरा ग्राफ स्केच करेंगे। चलो साथ में शुरू करते हैं। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सबसे इजी वैल्यू रेसिप्रोकल करने के लिए होती है 1 या -1। तो वहीं से शुरू करते हैं। इस एंगल पे हमारे कॉस की वैल्यू है 1, तो सेक की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल है। तो हमें एक वैल्यू तो मिल गई, सेक ऑफ 0 होता है 1। ऐसे ही सेक ऑफ 2 पाई, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 है। यहाँ बीच में एक वैल्यू है -1, सेक ऑफ पाई -1 होगा, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल भी -1 है। तो 1 -1 तो हो गए। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, हाफ। अगर कॉस हाफ है तो इस सेम एंगल पे सेक कितना होगा? अब हाफ का उल्टा होता है 2, तो ये वैल्यू यहाँ से घटी है तो यहाँ से बढ़ के 2 तक पहुँच जाएगी। वैसे यहाँ पर एक वैल्यू आएगी -हाफ। -हाफ का रेसिप्रोकल होता है -2। यहाँ पर भी एक -हाफ आएगा, उसका रेसिप्रोकल -2। यहाँ पर एक वैल्यू हाफ आएगी 0 से 1 के बीच में, उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए ताकि ट्रेंड दिख जाए। यहाँ पर वैल्यू कॉस की घट रही है तो सेक की बढ़ रही होगी, यहाँ पर घट रही है तो यहाँ बढ़ रही होगी, यहाँ पर बढ़ रही है तो यहाँ घट रही होगी, एंड सो ऑन। अब π/2 और 3π/2 पे क्या हो रहा होगा ये भी देख लेते हैं। π/2 पे कॉस की वैल्यू है 0, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं है। अब किसी एंगल पे सेक की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि ग्राफ में एक ब्रेक आ जाएगा। इस पॉइंट पे ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पर ग्राफ में एक ब्रेक आ जाएगा, यहाँ ग्राफ टूटेगा। ऐसे ही ग्राफ यहाँ पर टूटेगा 3π/2 पे। इसके पहले वैल्यू आएगी, इसके बाद में आएगी, लेकिन इस पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब ट्रेंड देखते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, ये वैल्यू यहाँ से घट के आ रही होगी, यहाँ से वैल्यू बढ़ रही होगी और फिर इसके बाद ऐसे घट रही होगी। और इसके बीच में क्या हो रहा होगा? कॉस घट रहा है, घटते घटते 0 तक पहुँच रहा है। अब 0 तक पहुँचते पहुँचते बहुत छोटी वैल्यूज़ लेगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल सेक बहुत बड़ी वैल्यूज़ लेगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से शूट अप होगी, ये 2 तक नहीं रुकेगी, 2 से आगे जाएगी इन्फिनिटी तक। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेक के बाद इसकी वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, कॉस की बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, उनका रेसिप्रोकल बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यूज़ होगा, यानी कि सेक -इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा होगा और यहाँ से वापस भी -इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। और इस पैटर्न को कंटिन्यू करें तो इधर वैल्यू ऊपर से आ रही होगी इन्फिनिटी से यहाँ तक। ग्राफ को एक्सटेंड करें तो ये इस तरह से और इस तरह से बढ़ेंगे। अब कॉस के ग्राफ को यूज़ करके हमने सेक का ग्राफ भी बना लिया। इसकी भी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन हो जाएंगी वो सारी वैल्यूज़ जो सेक ले सकता है, जिसमें इनपुट अलाउड है। सारी वैल्यूज़ अलाउड है, लेकिन π/2 और 3π/2 नहीं है। अब यही दो नहीं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ अलाउड नहीं होंगी। कुछ मल्टीपल्स आएंगे π/2 के जो अलाउड नहीं है, तो डोमेन लिख सकते हैं r - सम मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब अगर और ध्यान से देखें तो ये कोई रैंडम मल्टीपल्स नहीं है, ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं। ये वाला अलाउड नहीं है लेकिन ये अलाउड है, फिर ये अलाउड नहीं है, फिर ये अलाउड है, फिर अगला अलाउड नहीं होगा, फिर उसके बाद अगला अलाउड होगा। तो इस तरह से चल रहा है। तो अगर देखें तो पाई एक इवन मल्टीपल है और π/2 एक ऑड मल्टीपल है। तो सारे ऑड मल्टीपल्स अलाउड नहीं है, लेकिन सारे इवन मल्टीपल्स अलाउड हैं। तो हम बोल सकते हैं डोमेन सेक की हो जाएगी r - ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स को हटा के बाकी सारी वैल्यूज़ पे कुछ ना कुछ सेक की वैल्यू आएगी। इन ऑड में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का रेसिप्रोकल हम ले नहीं सकते। रेंज की बात कर लेते हैं। सेक कौन सी वैल्यूज़ आउटपुट देगा? वैल्यू सारी वैल्यूज़ देगा, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है, लेकिन एक -1 और 1 के बीच में नहीं है।
येलो -1 और 1 के ऊपर या नीचे है, बीच में नहीं है। तो इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज़ माइनस ये जो रेंज है -1 से 1 की। ये वाली चीज़ इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास सेक की रेंज भी आ जाएगी। तो सेक की रेंज है r माइनस -1 to 1। इसमें -1 और 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो रेंज में इंक्लूडेड है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सेक -1 भी लेगा और 1 भी लेगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ अलाउड है, बाकी सारी वैल्यूज़ इनके बीच के अलाउड नहीं है। तो ये ग्राफ हो गए कॉस के और सेक के, और इनको अगर हम प्लॉट करें एक्सटेंड करके तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। पहले 4 क्वाड्रेंट का ग्राफ इस तरह से है, घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन जूम आउट करके पिक्चर थोड़ी अच्छे से दिख रही है। ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और ये चलता जा रहा है। ये -∞ से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ऐसे ही सेक का ग्राफ देखें तो सेक का ग्राफ कॉस के ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है, या ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है। ये भी सारी वैल्यूज़ ले रहा है, बस -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं लेगा। अब ये सेक और कॉस है, इसी तरह हम साइन, टैन, कॉट और कॉसेक का ग्राफ भी बना सकते हैं।